Good morning, everyone. वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। दरअसल में ये बात है 2020 की। अब आप लोग जानते होंगे 2020 में कोविड-19 जो था बहुत ही मेजर तौर के ऊपर लोगों को इम्पैक्ट किया, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। एंड इससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया था। अब जो बच्चे देखो काफ़ी सालों से 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये केस बहुत अच्छे से याद होगा कि हुआ पता क्या था। तमिलनाडु के अंदर एक पर्सन थे पी जयराज। इनको यहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बोला क्या पुलिस ने बोला कि भाई तुम लोग ना लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हो, तुम लोगों ने अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हो जबकि यहाँ पे लॉकडाउन लगना था। तो पुलिस ने इस पर्सन को अरेस्ट किया। फिर इस पर्सन का बेटा जो था वो अपने पिताजी को छुड़वाने आया कि आपने गलत अरेस्ट कर लिया है, जबकि ऐसा कोई लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ ही नहीं है। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उसके बेटे को भी अंदर ले लिया, उसको भी यहाँ पे लॉकअप में डाल दिया। अब उसके बाद क्या होता है, पुलिस ने दोनों को बहुत ही बेरहमी से पीटा। इतनी बेरहमी से पीटा कि दोनों की यहाँ पे डेथ हो गई। बहुत ही बड़ा एक शॉकिंग खबर हमें तब देखने को मिली थी। अब देखो, ये है कस्टडी के अंदर, पुलिस की कस्टडी के अंदर यहाँ पे लोगों की डेथ हो रही है। अब ये उस टाइम के ऊपर बहुत मीडिया में आया, आगे इसके ऊपर केस भी चला। फिर ऐसा पाया गया कि जो 9 पुलिसमैन थे वो इसके पीछे जिम्मेदार थे। उन सबको यहाँ पर फांसी की सजा अब जाकर सुनाई गई है। तो थोड़ा सा समझते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में, क्योंकि मेंस के अंदर या इवन प्रीलिम्स के अंदर भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दरअसल में इस चीज को हम बोलते हैं कस्टोडियल टॉर्चर, कि कस्टडी के अंदर यहाँ पर उनके साथ लोगों के साथ टॉर्चर किया जा रहा है। अब ये टॉर्चर दोस्तों फिजिकल टॉर्चर भी हो सकता है कि उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, या फिर साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो रहा है, कुछ उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको सोने नहीं दिया जा रहा, या फिर फोर्स तरह से उनसे कुछ कन्फेशन लाने की कोशिश करी जा रही है। कई बार होता है ना कि किसी को बोलना होता है कि तुम अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लो। उस चक्कर में कई बार उनको जबरदस्ती उनको बोला जाता है कि नहीं नहीं अपना जुर्म कबूल करो जबरदस्ती। ये सारी चीजें कस्टोडियल टॉर्चर के अंदर ही आती हैं। अब रही बात इस तरह से कस्टडी की डेथ्स की, तो आप नोटिस कर पाओगे पिछले 6 साल के अंदर 11,000 से भी इस तरह से कस्टोडियल डेथ की हमारे सामने जो न्यूज़ है वो सामने आई है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो तमिलनाडु है ना, ये भी एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। अगर हम बात करें ना, तमिलनाडु के अंदर हमें नोटिस करने को मिलता है हर साल लगभग 500 लोगों की, यहाँ पे मतलब हर साल नहीं, 5 साल के अंदर 500 लोगों की, यानी कि हर साल रफली 100 लोगों की डेथ हो जाती है कस्टडी के अंदर। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अब इसमें आप एक बात नोटिस करो, तमिलनाडु की अगर मैं खासकर बात करूं, तो ज्यादातर जो लोग यहाँ पे कस्टडी में मारे जाते हैं ना, वो दरअसल में शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं। ये भी देखो एक तरह की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ही है कि पुलिस वालों ने जानबूझकर शेड्यूल कास्ट के लोगों को पकड़ा, उनको मारा पीटा गया, उनके साथ कस्टोडियल टॉर्चर किया गया एंड उनकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ। अब पॉइंट आता है कि सर हमारे लिए इसके रिगार्डिंग कुछ कानून है या देश में या नहीं। आंसर इज बिल्कुल है। सबसे पहले तो संविधान में ही है। जैसे आप नोटिस करते हो आर्टिकल 14 ये बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। आर्टिकल 23 आपने पढ़ा होगा, ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, आप अपने अगेंस्ट ही अपना, ठीक है, कंपेल नहीं किया जा सकता आपको कन्फेशन देने के लिए। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 21 ये बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। और आर्टिकल 22 बात करता है आर्बिट्रेरी डिटेंशन के अगेंस्ट आपकी प्रोटेक्शन, यानी कि बिना किसी कारण के यहाँ पर आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। प्रॉपर प्रोसीजरल चीज़ों का आपको फॉलो करना होगा किसी पर्सन को अरेस्ट करते टाइम। इसके साथ ही साथ बहुत सारे कानून भी हैं, जैसे आप लोगों को भारतीय न्याय संहिता पता होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उन सब चीज़ों में भी ये सारी बातें करी गई हैं जो कस्टोडियल टॉर्चर को रोकती हैं। अगर मान लीजिए मेंस में कोई क्वेश्चन आता है ना, उसमें एक पर्टिकुलर केस का आप जरूर मेंशन करेंगे, जो है आपके सामने DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये बहुत ही लैंडमार्क केस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मैंडेटरी गाइडलाइंस दी थी अरेस्ट के प्रोसीजर के लिए, यानी कि क्या क्या प्रोसीजर होगा। जैसे आप अरेस्ट मेमो तैयार करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उस पर्टिकुलर पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया उसको प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए,
सो दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी के बासु केस, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके साथ ही साथ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम सागर यादव केस भी है, इसका भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कस्टोडियल टॉर्चर केस के बारे में प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सेफगार्ड्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन चार्टर जनरल डिग्निटी, ठीक है। इंडिया भी इसका एक सिग्नेटरी है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का, तो डेफिनेटली ये पॉइंट बन जाता है। उसके अलावा जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें भी ये बात करी गई है। एंड सिमिलरली एक है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। अब इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भारत ने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को साइन तो किया है, पर हमने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ। ये बात आप ध्यान रखना, इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, बट इंटरनेशनली ये चीज़ भी अवेलेबल है। तो ये सारी बातें हैं कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में। बहुत ही दुखद केस था जो हमने यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर देखा, एंड हम उम्मीद यही करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। आई होप यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं हमने उनको कवर कर लिया है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबको बता दूं कि हमारी टीम के द्वारा जो प्रारंभ 2029 बैच है वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो बैच है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के लिए अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे एक स्ट्रक्चर ढंग के अंदर अपनी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बैच बहुत ही ज़्यादा शानदार रहेगा। अब इस बैच के अंदर आप नोटिस कर पाओगे पहले साल में आपकी एनसीईआरटीज, दूसरे साल में आपकी जीएस क्लासेज, आपकी सीसेट क्लासेज, आंसर राइटिंग क्लासेस, ये सब होंगी, और तीसरे साल के अंदर आपका ऑप्शनल और बाकी जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से रिवीजन करवाई जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो बच्चे 7 अप्रैल तक यहाँ पर इसके अंदर एनरोल करते हैं तो उनको पीडब्ल्यू ऑफिसर्स बैग भी यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके फायदे की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसके एडिशनल फीचर्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको मेंटरशिप भी मिलती है, आपको जो बुक्स हैं आपके घर तक पहुँचाई जाती हैं, ये सारी बुक्स की आपको हार्ड कॉपीज़ आपको मिल जाती हैं, राइट। तो ये जो कोर्स है इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों डेट है आज की 7 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है अमरावती एज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। मैं थोड़ा सा ना आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने कुछ चीज़ें सुनी होंगी आंध्र प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। देखो अगर तो हम थोड़ा ना हिस्ट्री में चलें तो आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री तो बहुत ही पुरानी है। जैसे अगर आपको याद होगा, ठीक है, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, आपको याद होगा कुछ चीज़ों के बारे में कि जैसे अगर हम बात करें 1953 से पहले की, तो उस टाइम पता क्या था, जो भी आपका आंध्र प्रदेश वाला रीजन था जहाँ पे तेलुगु बोली जाती थी वो दरअसल में मद्रास के अंतर्गत ही था। मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी ना, और उसकी कैपिटल उस टाइम पे चेन्नई हुआ करती थी। बट 1953 में जाके क्या होता है, जो आंध्र प्रदेश करके एक नई स्टेट बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो पोटी श्रीरामुलु, ठीक है, इनका यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ ताकि एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट यहाँ पे बन पाए, और इनकी डेथ हो गई थी उस फास्ट के अंदर, जिस वजह से एक नई स्टेट सामने निकल कर आई, आंध्र प्रदेश। उस समय इसकी जो कैपिटल रखी गई थी वो थी कर्नूल। अब आगे देखो और चलता रहता है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत भी आंध्र स्टेट और तेलंगाना जो रीजन है उसका मर्जर होता है, उसकी कैपिटल फिर हैदराबाद बन जाती है। ये सारी कहानी आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी। पर मेन जो मुद्दा आता है ना वो आता है 2014 के अंदर। 2014 में पता क्या होता है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो एक कानून पास करता है विच इज आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, कब पास हुआ ये? 2014 के अंदर। अब आपका सवाल ये आएगा कि सर पार्लियामेंट ने क्यों पास किया? देखो उसका रीजन है आर्टिकल 3। अगर हम संविधान का आर्टिकल 3 पढ़ें उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर मान लीजिए एक नई स्टेट बनानी है, किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है, किसी स्टेट का एरिया घटाना है, किसी स्टेट की बाउंड्रीज ऑल्टर करनी है या नेम ऑल्टर करना है, वो कैसे होगा? वो होगा पार्लियामेंट में बाय लॉ। तो पार्लियामेंट को यहाँ पे एक लॉ पास करना पड़ेगा। 2014 में यही लॉ जो था, जो एक्ट था, वो पार्लियामेंट ने पास किया। अब उस टाइम 2014 में एक्ट पास हो गया। अब उस टाइम ये डिसाइड हुआ कि देखो जो नया स्टेट बनेगा वो होगा तेलंगाना, और 10 साल के लिए क्या होगा, जो हैदराबाद होगा ना वो दरअसल में ज्वाइंट कैपिटल रहेगी। किसकी ज्वाइंट कैपिटल? तेलंगाना की भी और आंध्र प्रदेश दोनों की 10 साल के लिए कैपिटल रहेगी, यानी कि 2014 से लेकर 2024 तक यही कैपिटल एक रहेगी। उसके बाद 24 के बाद जो आंध्र प्रदेश होगा वो खुद की नई कैपिटल यहाँ पे डेवलप करेगा। ठीक है, ये सारा मुद्दा चलता रहा। अमरावती को डिसाइड हुआ कि अमरावती जो है वो कैपिटल सिटी बनेगी। बट
2019 में क्या होता है, 2019 में आंध्र प्रदेश में चुनाव होते हैं और वहां पर फिर जो नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो है जगनमोहन रेड्डी जी। ठीक है। अब जगनमोहन रेड्डी जी का ये मानना था कि एक नहीं, हमारे पास 3 कैपिटल होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि एक कैपिटल बनाई जाए विशाखापट्टनम, जो बनेगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल। एक कैपिटल बनाया जाए अमरावती को, जो कि होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल। और एक कैपिटल बनाया जाए कुरनूल को, जो कि होगी जुडिशियल कैपिटल। 2019 में इन्होंने ये अपना जो प्रपोजल था 19-20 के अंदर यहाँ पे ये रखा। अब इससे पता क्या हुआ, इससे अमरावती के जो किसान थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। पॉइंट आता है क्यों, क्योंकि देखो पहले डिसाइड ये हुआ था कि अमरावती को कैपिटल बनाया जाएगा, और अमरावती को कैपिटल बनाने के लिए ना लैंड पूलिंग स्कीम का इस्तेमाल हुआ था। ये लैंड पूलिंग स्कीम क्या है, देखो यहाँ पर समझना, अब अगर कैपिटल बनानी है मान लो अमरावती में, बहुत सारी जमीन चाहिए, तो एक तरीका तो है कि आप ना लैंड को अक्वायर कर लो, भूमि अधिग्रहण जिसको बोलते हैं, जमीन को आपने एक्वायर किया। पर यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां पर सरकार ने प्रोसेस अडॉप्ट किया लैंड पूलिंग का। लैंड पूलिंग में क्या बोला गया कि जो किसान होंगे ना वो एक पार्टनर की तरह काम करेंगे। कैसे, जो किसान होंगे वो अपनी जमीन देंगे, बदले में उनको जो प्लॉट हैं और हर साल कुछ कुछ एन्युटी उनको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो इस तरह से लैंड पूलिंग करेगी, लैंड इकट्ठा करेगी, एक्वायर नहीं करेगी, पूल करेगी। तो लगभग 33,000 एकड़ यहाँ पे लैंड पूल किया गया। अब किसानों को ये लगता था कि इससे उनकी जमीन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, पर जब ये 3 कैपिटल फॉर्मूला आया तो उसके बाद उनको लगा कि नहीं नहीं यार, यहाँ तो 3-3 कैपिटल बन रही हैं, तो हमारी शायद अमरावती को इतना फैसला मतलब उतना फायदा ना हो। फिर ये मुद्दा दरअसल में हाई कोर्ट में गया। फिर हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं देखो यार, ऐसे नहीं कि आप 3 कैपिटल बना लो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी करे जा रहे हो। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि नहीं, अमरावती ही कैपिटल बनेगी। और नए चीफ मिनिस्टर भी आए चंद्रबाबू नायडू जी, तो उन्होंने यहाँ पे अमरावती को कैपिटल बनाने का यहाँ पे निर्णय लिया। एंड इनफैक्ट अब ये मुद्दा जो था उसके लिए पार्लियामेंट ने भी यहाँ पे कानून पास किया है, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026। अब इसमें ना फाइनल हो चुका है कि जो अमरावती होगी वो ही एकमात्र परमानेंट कैपिटल रहेगी आंध्र प्रदेश की। तो यानी कि ना जो कंफ्यूजन थी कि एक कैपिटल होगी, 2 होंगी, 3 होंगी, परमानेंट होंगी या नहीं होंगी, उस चक्कर में ना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। पर अब यहाँ पे पार्लियामेंट ने यहाँ पे इस एक्ट को पास करके कंफर्म कर दिया है कि दिस इज द परमानेंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। अब अमरावती ही यहाँ पे कैपिटल होगी, तो यहाँ पर क्लियर मैनर में बहुत अच्छे से यहाँ पे डेवलपमेंट हो पाएगा। ये सारी की सारी स्टोरी आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि क्या है अमरावती। तो ध्यान रखिएगा, इट इज अ प्लैंड ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड होता है मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, ठीक है, स्क्रैच से डेवलपमेंट करना। कृष्णा नदी के ऊपर आपको ये पास में आपको ये जो सिटी है वो देखने को मिल जाएगी। और कोशिश यही होगी कि जैसे सिंगापुर जैसी सिटीज हैं जहां पर बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अमरावती के अंदर भी देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ लोगों ने कंसर्न भी बताया है, क्योंकि देखो ये कृष्णा नदी के पास में है, तो वहाँ पे जो फर्टाइल लैंड है उसकी इकोलॉजी इंपैक्ट होगी, एग्रीकल्चर लैंड का नुकसान होगा, फ्लडिंग का खतरा बढ़ सकता है। ये सारे कुछ कंसर्न्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक को, दैट इज CSAR मिशन। अब देखो आज के टाइम में इन मिशन की बहुत बात हो रही है। क्या है, पहले तो फुल फॉर्म समझो, इट इज कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन। देखो कई बार पता क्या होता है, आप लोग भी जानते हो कि जब भी देखो युद्ध होता है तो युद्ध में आपके जो भी आपके जवान हैं वो कई बार जख्मी हो जाते हैं। अब ऐसे में पता क्या होता है कि जब उनको इंजरी हो चुकी है तो कई बार उनकी मदद करने कोई नहीं आता, और उस चक्कर में उनको मदद नहीं मिल पाती, तो कई बार उनकी उसी टाइम के ऊपर उनकी कुछ टाइम हेल्प ना मिलने की वजह से उनकी कई बार डेथ भी हो जाती है। बट अगर हम बात करते हैं ना यूएस की, तो यूएस के ना मिशन हैं CSAR मिशन। ये अपने आप में बहुत ही शानदार मिशन हमें देखने को मिलते हैं। इसका रीजन आप समझना, यूएसए का ऐसा मानना है कि अगर मान लो उसका कोई भी सोल्जर ऐसा है जिसकी युद्ध में इंजरी हो गई है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको लोकेट करें, हम उसको मदद करें और उसको रिकवर करें। और इसके लिए स्पेशल मिशन यहाँ पे रन करते हैं, इसका नाम है CSAR मिशन। और दरअसल में ये कोई चीज़ यूएस आज से नहीं कर रहा। यूएस से आप नोटिस करोगे ये World War I से ही ऐसा कर रहा है। World War I के समय भी उनके बहुत सारे जो सैनिक थे उनको यहाँ पे इंजरीज हुई थी। तो युद्ध के समय के ऊपर ही, ऐसा नहीं कि युद्ध खत्म हो गया, युद्ध चलते समय के ऊपर ही उनको यहाँ पे मदद पहुंचाने के लिए यहाँ पे यूएसए ने सारी चीजें रन करी थी। फिर 1943 में जब बर्मा में, ठीक है, उस टाइम भी ये सेम चीज करी गई। 1944 में भी ये चीज हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। वियतनाम वॉर चल रही थी उस टाइम के ऊपर भी। तो दरअसल में ना यूएसए क्या करता है, अपने जो स्पेशलिस्ट ने ना पर्सनल रखे हुए स्पेशल लोग हैं जो यहाँ पे इस तरह के मिशन में पार्टिसिपेट करते हैं।
अब वो लड़ते भी हैं एंड एट द सेम टाइम पैरामेडिक्स के तौर के ऊपर भी काम करते हैं, वो यहाँ पे मदद भी करते हैं अपने घायल लोगों को यहाँ पे ठीक करने के लिए। ठीक है, तो 2 साल की इनकी रफली ट्रेनिंग होती है जिसमें पैराशूटिंग हो गया, डाइविंग, सर्वाइवल ट्रेनिंग, ये सारी चीजें होती हैं। आज के समय ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है ना, वहां पर भी बहुत सारे सैनिक यहाँ पे उनके ऊपर इम्पैक्ट आया है, तो वहां पर भी मदद करने के लिए जो CSAR मिशन है वो काफी पॉपुलर आज के समय हो रहा है। इनका आप मोटो भी देख सकते हो, इनका मोटो यही है, दीज थिंग्स वी डू दैट अदर्स में लिव, ताकि ना बाकी लोग जिंदा रह पाए, तो लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, किसी को प्रॉपर उपचार ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो जाए। तो नॉर्मली हेलीकॉप्टर जैसे ब्लैक हॉक के माध्यम से ऑपरेशन रन किए जाते हैं। आजकल न्यूज़पेपर में इनकी बहुत चर्चा हो रही है, तो हमने इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है नेशनल मैरीटाइम डे के बारे में। दोस्तों जो 5 अप्रैल था ना, हमने उस दिन नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिन हाईलाइट किया कि देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मैरीटाइम हेरिटेज का, ट्रेड को बेहतर करने के लिए, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए। अब सवाल आता है कि 5 अप्रैल को इतना क्या खास है कि हम इसको नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखो दरअसल में ना इंडिया की वैसे हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है मैरीटाइम के अंदर, पर अभी के टाइम्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो SS लॉयल्टी, ठीक है, ये पहली भारतीय ओन शिप थी जो मुंबई से लंदन तक चली थी, तो यहीं से भारत की एंट्री होती है ग्लोबल शिपिंग पे। तो ये 5 अप्रैल का दिन इसलिए यहाँ पे खास हो जाता है, राइट। और इस बार की जो थीम रखी गई थी दैट वाज मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग द प्रोग्रेस, राइट। एंड अगर हम बात करें, देखो वैसे तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो आप लोग जानते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें यहाँ पे इसके एविडेंसेस मिलते हैं कि हमारा जो मैरीटाइम ट्रेड था वो तब से चला आ रहा है। तो आप नोटिस कर पाओगे कि चाहे मेसोपोटामिया हो, रोम, साउथ ईस्ट एशिया, इनके साथ हम कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड किया करते थे, बहुत लंबी हिस्ट्री है। मॉनसून को यहाँ पे देख के नेविगेट हम यहाँ पे किया करते थे, राइट। एंड एट द सेम टाइम इंडियन ओशन के अंदर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर शिप बिल्डिंग, पोर्ट्स, शिपिंग नेटवर्क्स, इनके माध्यम से और एक्सपेंशन होता है। एंड लगभग भारत का 90% ट्रेड बाय वॉल्यूम, मतलब टोटल अमाउंट के हिसाब से 90% जो है वो यहाँ पर हम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से करते हैं। इनफैक्ट हमारे इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे आपने सागरमाला के बारे में सुना होगा, जो कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट की बात करता है। ब्लू इकोनॉमी के बारे में जानते होंगे। ये सारी चीजें भारत के मैरीटाइम हेरिटेज का ही यहाँ पे पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज बाबू जगजीवन राम जी। दरअसल में इनकी यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी थी अभी, तो इनको ट्रिब्यूट पे किया गया, तो थोड़ा सा इनकी हम लाइफ के बारे में जानते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना बाबू जगजीवन राम जी की, तो ये दरअसल में बिहार से थे, ठीक है। इनका जन्म बिहार में हुआ और इनकी जो एजुकेशन हुई वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से हुई। अब एक्चुअली ये एक दलित लीडर थे और इनकी कास्ट की वजह से इनको अपनी लाइफ में बहुत बार ऑपरेशन भी फेस करना पड़ा, बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ा। बट सारी मुश्किलों का सामना करते हुए इन्होंने अपनी जो जंग थी वो जारी रखी। भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में यहाँ पर ये थे एंड INC के अंतर्गत होते हुए इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि जैसे आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था, उस टाइम भी इनका पार्टिसिपेशन रहा, ठीक है। बाकी इन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, छुआछूत जो होता था, अनटचेबिलिटी, उसके अगेंस्ट यहाँ पे इन्होंने लड़ा। एंड साथ साथ इन्होंने कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी, जैसे अखिल भारतीय रविदास महासभा इन्होंने फॉर्म करी कलकत्ता में, फिर किसानों के लिए खेतीहर मजदूर सभा, और साथ ही साथ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग भी इनके द्वारा यहाँ पे फॉर्म करी गई। अब इन्होंने शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ये पार्ट थे। तो सोशल जस्टिस, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 आपको संविधान में देखने को मिलता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का, तो उसके लिए भी इनका यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली रहा। आगे जाके ये भारत के लेबर मिनिस्टर रहे, ठीक है ना, तो उसमें भी थे। एंड एट द सेम टाइम ना 1971 का जो युद्ध था जिसमें भारत को बहुत ही शानदार जीत मिली थी और बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, उस टाइम ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी थे। एंड इनफैक्ट ना इनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको बांग्लादेश के द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार ऑनर के साथ भी यहाँ पे सम्माना गया, क्योंकि इन्होंने उस वॉर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया था। इनफैक्ट इसके साथ साथ ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। तो इनकी जो जन्म एनिवर्सरी होती है ना 5 अप्रैल, इस दिन को हम समता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। समता मतलब होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया था, क्योंकि ये बहुत बड़े चैंपियन थे इक्वालिटी के। कोई पर्सन किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, यहाँ पर उसको इक्वालिटी के साथ यहाँ पे ट्रीट किया जाना चाहिए। इनका जो मेमोरियल है न्यू दिल्ली के अंदर, उसको हम समता स्थल मेमोरियल के नाम से यहाँ पे जानते हैं। और हमने यहाँ पे बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन भी बनाया है ताकि इनके आइडियाज को हम और आगे लेके जा पाएं। तो ये कुछ बातें थी बाबू जगजीवन राम जी के बारे में जो क्लियर होनी चाहिए।
आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग डबल जीरो मस्टर्ड वेराइटी GSC7। मस्टर्ड के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, मस्टर्ड होता है क्या, सरसों। तो दरअसल में जो PAU है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपको लुधियाना पंजाब में देखने को मिलेगी, उन्होंने एक सरसों की एक नई वैरायटी यहाँ पे बनाई है, राइट। अब इसका नाम ध्यान रखना, इट इज GSC7, ये डबल जीरो आप इसको कह सकते हो। GSC का मतलब क्या होता है, GS का मतलब है गोभी सरसों, C का मतलब है कैनोला। GSC7 क्या हुआ, गोभी सरसों कैनोला 7। अब ये जो है ना, इसमें कुछ खास बातें हैं इस सरसों की वैरायटी के अंदर। क्या खास बातें हैं, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो यूरिक एसिड कंटेंट है ना, वो अपने आप में कम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम इसकी मात्रा करें एसिड की, तो 2% से कम है। जितना ये मात्रा कम होनी चाहिए उतना ही ज़्यादा ये खाने के लिए यहाँ पे सही माना जाता है। तो एडिबल ऑयल के तौर के ऊपर इसको ये एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब इससे चीज़ें मतलब आपकी कंट्रोल में रहेंगी। प्लस एट द सेम टाइम ना, इसकी मात्रा कम होने का फ़ायदा पता क्या है, इससे आपको जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का खतरा होता है वो कम हो जाता है। यानी कि आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, ठीक है ना, आपकी जो दिल की सेहत है, हार्ट हेल्थ है, वो अच्छी रहती है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वैरायटी में जो ग्लूकोस, ठीक है, ग्लूकोस आयनोलेट जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ना, ये जो कंटेंट होना चाहिए, ये जो कंटेंट है इसको हम माइक्रोमोल, ये जो लिखा है ना, दिस इज नोन एज माइक्रोमोल। तो ये जो क्वांटिटी होती है माइक्रोमोल में यहाँ पे हम मेजर करते हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 30 माइक्रोमोल पर ग्राम से कम है, जिससे इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। बाकी क्योंकि मैंने आपको बताया GSC का मतलब ही गोभी सरसों कैनोला था, तो दरअसल में ये कैनोला क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे मीट करता है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छा माना जाता है। साथ में ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए ये नॉन GM क्रॉप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फायदा क्या होगा इससे, इससे फायदा यही होगा कि देखो किसानों को फायदा होगा, क्योंकि आप नोटिस करो यहाँ पर ना इसकी यील्ड अच्छी है। यहाँ से जो तेल निकलेगा ना, वो ऐसा बताया जाता है कि इसमें जो तेल होता है वो लगभग 40% के आसपास होता है। एज कम्पेयर टू नॉर्मल सरसों की बात करें, उसमें 32% तेल होगा। तो किसानों के लिए फायदे का सौदा है। तो किसान भी हो सकता है वीट और पैडी को छोड़ के अब थोड़ा सरसों की तरफ और ज़्यादा जाएं। कंज्यूम करने के लिए भी अच्छा है, हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, कोलेस्ट्रॉल को भी हम यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। एंड इनफैक्ट ना यहाँ पर कई बार पता क्या होता है कि हम तेल को बार बार फ्राई करते हैं, तो यहाँ पर उसकी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर आप इसको बार बार फ्राई भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ये वाले के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इसका स्मोक पॉइंट क्या है, इसका ज़्यादा है, ठीक है। ऑयल यील्ड मैंने आपको बताई दिया, इसकी ऑयल यील्ड लगभग 40% के आसपास है, तो उससे किसानों को भी यहाँ पे फायदा होगा। तो आई होप आपको जो डबल जीरो मस्टर्ड वैरायटी GSC7 है इसके बारे में आइडिया लग गया होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स के ऊपर। यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था उसमें एक था कॉपर के बारे में। दोस्तों कॉपर की बात करें, वहाँ चाइना नहीं बल्कि आपको जो चिली है वो यहाँ पे टॉप मोस्ट प्रोड्यूस आपका टॉप मोस्ट उसके पास रिजर्व देखने को मिलते हैं, इसीलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर की बात करें तो यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारी प्लेट्स है ना यहाँ पे, इस वजह से। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। INS रिद्धमान की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि भारत की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट अपने आप में गलत बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।